आज हम लोग फिजिक्स में वैद्युत विभव पढ़ेंगे। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए कि अगर यहाँ कोई भी एक धनावेश रखा हुआ है, तो जाहिर है कि यहाँ से बाहर की ओर ये वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है। ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। अगर किसी धन परीक्षण आवेश, कोई भी, ये Q मान लीजिए आवेश है, और कोई भी धन परीक्षण आवेश ये Q0 है, अगर इसको इसके समीप हम लाते हैं तो इस पर एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये बाहर की दिशा में, इस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ये कार्य करता है। तो एक चीज तो ये जानना है कि जब हम इस परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो हमको कुछ कार्य करना पड़ता है, और ये जो कार्य है ये इस परीक्षण आवेश की रेशियो के अनुसार है। जो कार्य हम करते हैं एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, वही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। ये V से हम लोग लिखते हैं। अब एक चीज में और हम लोग कहते हैं कि इस परीक्षण आवेश को हम कहां से ला रहे हों? अनंत से। कहां से ला रहे हों? अनंत से। अनंत से हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि अनंत पर ये जो वैद्युत विभव का मान होता है ये शून्य होता है। जैसे हम स्केल लेते हैं, स्केल से हमको कोई भी दूरी नापनी होती है, तो देखिए यहाँ 0 लिखा होता है, फिर ऐसे रेखाएं बनी होती हैं, और फिर यहाँ 1 लिखा होता है, ऐसे ही फिर आगे, और फिर ये 2 होता है। तो जो भी दूरी हमको नापनी होती है वो हम कहाँ से नापते हैं? वो 0 से नापना शुरू करते हैं। जैसे हमको 1 नापना है तो ये दूरी आपकी 1 सेंटीमीटर होगी, ये सब सेंटीमीटर में दिया है। तो इसी तरह से विभव को भी नापने के लिए हमें एक स्केल चाहिए, और वो 0 है। अनंत पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है। तो इस तरह से हम परिभाषा इसकी लिखते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये वैद्युत विभव की हम परिभाषा लिखते हैं। वैद्युत विभव क्या है? एकांक धन परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, अब इसको मिटा दे रहे हैं, परिभाषा हम लोग देखते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है।
क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अब देखिए, माना Q0 धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, माना Q0 धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव को हम लोग V से लिखते हैं। V बराबर कितना हो गया, W बाई Q0। ये आपका V बराबर W बाई Q0, ये आपका सूत्र हो गया। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, ये उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो V बराबर हो गया W बाई Q0। अब देखिए इसका मात्रक क्या है, मात्रक W का मात्रक हम लोग लिखते हैं जूल। W का मात्रक क्या हो गया, जूल। और Q0 का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं। वोल्ट को V से लिखते हैं, जैसे एक वोल्ट बराबर हो गया 1 जूल बटा 1 कूलाम, या ऐसे हम लिख सकते हैं 1 जूल कूलाम टू द पावर -1। ये आपका वोल्ट हो गया। अब देखिए एक वोल्ट की भी हम परिभाषा दे सकते हैं। क्या हुआ, एक वोल्ट जो है ये अगर एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किसी बिंदु तक अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। वोल्ट की भी यहां परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए वोल्ट क्या होता है, या आप स्वयं लिख लीजिएगा, ऐसे ही हम बता दे रहे हैं आपको। एक वोल्ट क्या हुआ, वोल्ट की परिभाषा क्या हुई, जैसे यहां हमने लिखा कि एकांक धन परीक्षण आवेश, तो आप लिख लीजिए कि एक या एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट वो वैद्युत विभव कहलाता है, जूल प्रति कूलाम हो गया। तो ये इसका मात्रक हो गया। इसका विमा देखते हैं, विमीय सूत्र जूल, जूल का मतलब कार्य, और कार्य का क्या हो गया ml² T पावर -2, और कूलाम, कूलाम का मतलब हो गया AT। तो इस तरह से इसका विमीय सूत्र हम लिख सकते हैं ml² T पावर -3, ये ऊपर गया माइनस हो गया, एक इसमें जुड़ गया, और A⁻⁻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 ⁻
जाए, जूल मतलब कार्य, यह अदिश राशि है, और कूलाम यह भी अदिश राशि है। तो इस तरह से जो बोल्ट हुआ, बोल्ट अर्थात वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि है।
हम लोग देखते हैं वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। देखिए, जैसे हम लोग परिचित हैं द्रव से। द्रव जैसे आपका जल है, ये जल जो है ये बहता है। इसका जो प्रवाह होता है, प्रवाह ये क्या होता है, ऊंचाई से और नीचाई की ओर, मतलब ऊंचाई वाले स्थान से और नीचे वाले स्थान की ओर इस द्रव का प्रवाह होता है। ऐसे ही आप ऊष्मा से परिचित हैं। ऊष्मा हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग रखते हैं। तो ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊष्मा का जो प्रवाह होता है, ऊष्मा का भी प्रवाह या ऊष्मा जो बहता है या प्रवाहित जो होता है, ये किस पर निर्भर करता है, ताप पर। तो ऊंचे ताप से और निम्न ताप, उच्च ताप से, उच्च ताप लिख देते हैं, उच्च ताप से और निम्न ताप की ओर इसका प्रवाह होता है। बिल्कुल उसी तरह से जो वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव, ये जो वैद्युत विभव होता है, इस वैद्युत विभव के लिए जिस तरह से ऊष्मा का प्रवाह हुआ, ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, द्रव का प्रवाह हुआ, ये ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर। इसी तरह से जो धन परीक्षण आवेश हुआ, आवेश, ये आपका धन परीक्षण आवेश हुआ, धन परीक्षण आवेश या धन आवेश भी आप कह सकते हैं। तो इस धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से ये निम्न विभव की ओर होता है, निम्न विभव की ओर होता है। यहां देख सकते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह यह ताप पर निर्भर करता है, तो उसी तरह से आवेश का प्रवाह यह विभव पर निर्भर करता है। जल का प्रवाह ये उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। जैसे जल का जो प्रवाह होता है, ये जल के तल पर निर्भर किया, जल की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है। ऊष्मा का प्रवाह यह उसके तापांतर पर निर्भर कर रहा है। उच्च ताप किसका है और किस वस्तु का, निम्न ताप है। ये उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की ओर जाता है। किसके पास ऊष्मा की मात्रा अधिक है, इस पर यह निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल ठीक इसी उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जो आवेश का प्रवाह होता है, धनावेश का जो प्रवाह होता है, यह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। हमेशा जो प्रवाह होगा ये उच्च विभव से और निम्न विभव की ओर होता है। ये धन आवेश का प्रवाह होता है। बिल्कुल इसी को अगर हम उल्टा कर दें, अगर हम माइनस आवेश कर देते हैं, तो यही प्रवाह बदल जाता है। अगर ऋण आवेश का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर हम देखना चाहें, तो यह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। अभी आगे हम इसको और क्लियर जानेंगे। तो ये वैद्युत विभव का भौतिक महत्व था। तो भौतिक महत्व में आप मुख्य रूप से क्या जाने कि आवेश का प्रवाह ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। सबसे मेन कंक्लूजन हमारा निकला कि धन आवेश का प्रवाह, धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से
निम्न विभव की ओर होता है। धन आवेश का प्रवाह ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अच्छा देखिए, पृथ्वी को हम एक विभव रेफरेंस की तरह से ले सकते हैं। पृथ्वी विभव के निर्देश रूप में, पृथ्वी विभव के निर्देश रूप में, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि किसी भी चीज को निर्देशित करने के लिए, नापने के लिए हमें शून्य की आवश्यकता होती है। तो उस शून्य को हम इनिशियल मानते हैं, वहीं से हम मापना शुरू करते हैं। अब जैसे निर्देश, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं, ये हमारा मूल बिंदु होता है O। अब यहीं से हम सारी दूरियां, यहाँ धनात्मक में x डायरेक्शन में, इधर हम ऋणात्मक में x डैश डायरेक्शन में, और ऐसे ही ये y पॉजिटिव और इधर y नेगेटिव, इस तरह से लेते हैं। तो ये एक रेफरेंस कहलाता है। यहाँ सारी दूरियां हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? जीरो से ले रहे हैं। तो पृथ्वी के विभव को शून्य माना गया है। पृथ्वी के विभव को कितना माना गया है? शून्य। और इस तरह से जब पृथ्वी का विभव शून्य हो गया, और उसी तरह से हम लोगों ने माना था अभी परिभाषा में कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत का जो वैद्युत आवेश, वैद्युत विभव हुआ, अनंत पर जो वैद्युत विभव हुआ, उसको भी शून्य माना गया। तो इस तरह से शून्य से ही हम मापन शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से पृथ्वी को विभव के निर्देश के रूप में हम ले सकते हैं। पृथ्वी को के विभव को, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है, और यदि इसमें कुछ आवेश आते हैं या इससे कुछ आवेश बाहर निकलते हैं, तो इसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इतना बड़ा चालक है कि इसमें कुछ आवेश जाए या इससे कुछ आवेश बाहर निकलते हैं, तो इसमें उसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका विभव ये शून्य ही रहता है। जैसे देखिए, एक एग्जांपल से हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, और कोई भी वस्तु मान लेते हैं ये स्टैंड में लगा हुआ है, ये धनावेशित है। धनावेशित है तो धन विभव हुआ ये, या उच्च विभव हुआ आपका धन विभव। और ऐसे ही एक दूसरा गोला ले लेते हैं, ये ऋण विभव पर है, इस पे ऋणावेश है, ऋण विभव। तो अब पृथ्वी के विभव को क्या माना गया? शून्य माना गया है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना गया है। अब अगर हम इसका संपर्क पृथ्वी से कर देते हैं, किसका? इस धन विभव वाले गोले का संपर्क पृथ्वी से कर देते हैं, तो इसका मतलब कि धन विभव ये कहाँ जाना चाहिए? पृथ्वी के भीतर जाना चाहिए, है ना। धनावेश कहाँ जाना चाहिए? पृथ्वी के भीतर जाना चाहिए। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पृथ्वी से जो ऋण इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन है, ये इस धन विभव की ओर जाएगा।
तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और विभव ये धनावेश जो है ये पृथ्वी में जाएगा। ठीक इसी तरह से इसमें भी देखते हैं, ये आपका होगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। फिर से देख लेते हैं, पृथ्वी के आवेश को शून्य माना गया और ये धन विभव हुआ, इसका मतलब पृथ्वी के सापेक्ष उच्च विभव पर है और विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, इसका मतलब धनावेश, ये जो धन आवेश होगा, धनावेश ये इस गोले से पृथ्वी में जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या हुआ, धनावेश की दिशा तो ये हुई, तो इलेक्ट्रॉन ये पृथ्वी से इस धनावेश की ओर जाएगा। बिल्कुल इसी के अनुरूप यह भी है, अगर इसको हम पृथ्वी से संपर्क कर दें तो ये निम्न विभव पर है, माइनस हो गया, तो अब पृथ्वी का आवेश ये ज्यादा हो गया, तो पृथ्वी का आवेश ज्यादा होने के कारण क्या होगा, पृथ्वी से विभव ये इस ऋण आवेश की ओर जाएगा, इसका मतलब धनावेश की दिशा ये बता रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होगा, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन ये पृथ्वी में चले जाएंगे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, अगर धनावेश लेते हैं और पृथ्वी से उसका संपर्क कर देते हैं तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन धनावेश में जाएगा, और अगर ऋणावेश लेते हैं, ऋण विभव पर कोई गोला लेते हैं और उसको पृथ्वी से संपर्क कर देते हैं तो उसके जो ऋणावेश होंगे ये पृथ्वी में चले जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं विभवांतर। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। वैद्युत विभवांतर भी इसको कहते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस का ही मतलब हुआ कि दो बिंदु, जैसे अगर ये कोई धनावेश है और ये हमने कोई अनंत लिया और ये कोई P बिंदु लिया और ये कोई A बिंदु लिया, तो Q0 किसी परीक्षण आवेश को, देखिए जो भी कोई परीक्षण आवेश होगा, मान लीजिए ये Q0 है, तो धन परीक्षण आवेश, इस पर जो बल लगेगा उस बल की दिशा ये होगी और यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इन बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होगा, इस A बिंदु पर मान लेते हैं कि विभव A बिंदु पर हमको निकालना है, तो अनंत से A बिंदु तक लाने में जो कार्य हमको करना पड़ रहा है वो A बिंदु पर वैद्युत विभव हो गया। ऐसे ही अगर B बिंदु तक हम लाते तो वो B बिंदु तक वैद्युत विभव होता, और इन दोनों बिंदुओं के बीच जो अंतर होगा वो विभवांतर कहलाता है। इसको अगर हम V से लिखें या डेल्टा V से लिखें तो VA माइनस आपका VB हो गया। तो क्या हमको लिखना है, बिल्कुल उसी तरह से विभव की ही तरह परिभाषा होगी, बस दो बिंदुओं के बीच ही हमको लेना है। तो वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। उन दोनों
बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर क्या हुआ? इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच विभव का अंतर हुआ। वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर को भी हम लोग V से ही लिखते हैं। अब यहां भी आप देख लीजिए वास्तव में क्या हुआ, जो किया गया कार्य हुआ है ना, जैसे मान लेते हैं कि A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो एक्चुअली वो आपका VA और VB से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे VA A बिंदु पर विभवांतर VB B बिंदु, तो हम इसको सीधे ही ऐसे लिख दे रहे हैं। ये आपका हुआ कि डेल्टा W बाई Q0 इस B बिंदु से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि WA माइनस WB बाई Q0, और अगर WA बाई Q0 हम लिखते हैं WA बाई Q0 और माइनस WB बाई Q0, तो ये आपका क्या हो गया VA और ये आपका क्या हो गया VB। तो इस तरह से V बराबर क्या हो गया VA माइनस VB, इसलिए हम डेल्टा V से भी लिख सकते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या हो गया, इसका भी मात्रक हुआ हमारा वोल्ट। मात्रक क्या हुआ वोल्ट, और एक वोल्ट को हम क्या लिखते हैं जूल प्रति कूलम। तो चाहे वोल्ट हम इसको लिखें या जूल प्रति कूलम भी लिखें, बाकी मात्रक विमा ये सब जिस तरह से विभव का है उसी तरह से इसका है, यह भी एक अदिश राशि होगी। तो ये आपका विभवांतर था। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेश को लाने में किया गया कार्य। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेश को लाने में किया गया कार्य। ये देखते हैं, मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ये E है, माना E वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने फिगर बनाया था, तो मान लेते हैं कि E एक वैद्युत क्षेत्र है और धन परीक्षण आवेश ये Q0 है, इसको बिंदु B से बिंदु A तक ले जाते हैं। तो इसको ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, ठीक है, किया गया कार्य, आप कार्य जानते हैं
ये बल गुणे विस्थापन हुआ, कार्य बराबर हो गया आपका बल गुणे विस्थापन। अब बल को हम लोग F से लिख दिए और विस्थापन B से A तक हुआ, तो आपका ये B से A तक की दूरी हो गई, ये किया गया कार्य हुआ। और देखते हैं कि बल जो हो गया F बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि E बराबर होता है हमारा F बाई Q0। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, F बराबर E इंटू Q0। तो यहाँ F की जगह पे हम क्या लिखते हैं, E इंटू Q0 और इंटू ये हो गया हमारा B। तो ये किया गया कार्य हुआ। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लाने में जो किया गया कार्य हुआ वो आपका हुआ E इंटू Q0 और इंटू B। अब वैद्युत विभवांतर के रूप में अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप देखिए कि W बाई Q0 यही हो जाएगा आपका E इंटू BA। E और BA का जो मतलब वैद्युत क्षेत्र हुआ और BA, ये अगर Q0 से हम डिवाइड कर दें तो ये एक्चुअली हमारा क्या हो गया, V वैद्युत विभवांतर हुआ। A तथा B बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, A तथा B बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभवांतर को हम B से अगर लिखें तो V बराबर क्या हो गया, E इंटू BA। ऐसा क्यों है, क्योंकि V बराबर हम लोग लिखते हैं W बाई Q0। अब ये देखिए जैसे एक किया गया कार्य आपको यहाँ से मिला, ये आपका किया गया कार्य हुआ E Q0 इंटू BA के रूप में, ये विभवांतर के रूप में मिला आपको। अब ये देखते हैं कि जैसे दो बिंदु हमने लिया कि ये A कोई भी Q आवेश था, ये A बिंदु हुआ और यहाँ B बिंदु हुआ। अब किसी परीक्षण आवेश Q0 को आप ला रहे हैं तो लाने में क्या होगा कि उस पर एक त्वरण कार्य करेगा, उस पर एक त्वरण कार्य करेगा। और जब ये गति कर रहा है, उस पर एक त्वरण कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि उसमें एक गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। अगर एक वेलोसिटी ये v प्राप्त करता है और उसकी गतिज ऊर्जा को हम k से लिखें, इस आवेश का जो द्रव्यमान है अगर इसको हम m से लिखें तो ये गतिज ऊर्जा हो गई हमारी हाफ mv²। तो ये जो किया गया कार्य होगा इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो ये किया गया कार्य ये हाफ mv² के बराबर होगा। तो ये देखते हैं, यदि आवेश का द्रव्यमान m तथा प्राप्त वेग v हो तो गतिज ऊर्जा के बराबर कितनी हो गई, हाफ mv²। और ये जो गतिज ऊर्जा होगी ये किए गए कार्य के बराबर होगा। तो आप लिख दीजिए कि गतिज ऊर्जा किए गए कार्य के तुल्य होगा, अतः समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या कर सकते हैं, ये गतिज ऊर्जा जो आपका k है ये W के बराबर होगा। तो k का मान कितना है आपका हो गया हाफ mv² और W का मान कितना है E
Q0 और इंटू बी ए। तो यहाँ से हम वेलोसिटी प्राप्त कर सकते हैं। ये वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, v इक्वल्स टू बी अंडर रूट ई Q0 इंटू बी ए बाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ई इंटू Q0 बी ए और बाई एम, ये आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो इस तरह से हम वेलोसिटी भी प्राप्त कर सकते हैं कि कितने वेग से ये बी, विभवांतर v से लिखिए या डेल्टा v से लिखिए। तो इस समीकरण का अगर हम प्रयोग कर लेते हैं तो हम क्या लिख सकते, इसको एक काम करते हैं, समीकरण इसको 2 कर लेते हैं और इसे समीकरण 3 कर लेते हैं। तो समीकरण 1 तथा यहाँ 3 ले लेते हैं, समीकरण 1 तथा 3 से ये हो गया। और समीकरण 2 का अगर हम प्रयोग करते हैं तो आप देखिए समीकरण 2 से इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए E इंटू बी ए की जगह पे हम डेल्टा V लिख सकते हैं। तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इक्वल्स टू बी अंडर रूट 2 ई इंटू बी ए, ई इंटू बी ए की जगह पे डेल्टा v, तो 2 Q0 डेल्टा v और बाई एम, ये इस रूप में भी आपका हो सकता है। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेश को लाने में किया गया कार्य, ये किया गया कार्य हम इस रूप में भी जान सकते हैं, विभवांतर के रूप में भी जान सकते हैं। और इस कार्य के दौरान जो आवेशित कण अर्जित वेग प्राप्त करता है वो भी हम इस पे ज्ञात कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ये ऊर्जा का एक छोटा सा मात्रक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम लोग EV से लिखते हैं। EV का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ये ऊर्जा का या कार्य का एक बहुत ही छोटा मात्रक है, ऊर्जा या कार्य का बहुत ही छोटा मात्रक है। एक्चुअली इसका प्रयोग हम लोग परमाणुवीय ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनों द्वारा किए गए कार्य, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, तो एक वोल्ट ये विभवांतर हो और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्य कर रहा हो, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वोल्ट विभवांतर के बीच या ऐसे कहते हैं, कह दें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है या वह ऊर्जा है जो किसी वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वोल्ट विभवांतर के बीच प्राप्त करता है। या ऐसे ही अगर लिखना चाहें तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वोल्ट विभवांतर प्राप्त करने में किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है।
एक्चुअली क्या है, ये किया गया कार्य है, ये कार्य का ही मात्रक है या ऊर्जा का मात्रक है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर के बीच प्राप्त करने में 1 वोल्ट विभवांतर के बीच प्राप्त करने में किया गया कार्य ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कितने के बराबर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, देखिए ऐसे लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश और गुणे 1 वोल्ट। अब आप देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये कूलाम हो गया। और 1 वोल्ट का क्या मतलब होता है, 1 जूल प्रति कूलाम हो गया। तो कूलाम से आपका कूलाम कैंसिल हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इस तरह से हम लोग प्राप्त करेंगे क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। इसके कुछ अन्य थोड़े से बड़े मात्रक, क्योंकि ये बहुत छोटा मात्रक है, आप देखिए 10⁻⁻19 जूल है। इसके अन्य मात्रक हम लिख सकते हैं 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ कि 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ कि इतने से और गुणा हो जाए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻, ये 3 इसमें जुड़ गया, -16 ये जूल हो गया। ऐसे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁶ ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो 10⁶ अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो 1.6 हो गया इंटू 10⁻⁻13 ये इतना जूल हो गया। ऐसे 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सबसे बड़ा हुआ, 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। और इस तरह से ये हुआ 1.6 और इंटू 10⁻⁻10 जूल। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये परिभाषा हुई, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये जूल के बराबर होता है। धन्यवाद।